बेस्ट स्टूडेंट का इनाम अपने नाम करेगा। जब समीर बात कर रहा था तब भी मयंक उसे ना देखकर इरावती को ही घूरे जा रहा था और ये बात पूरी क्लास के साथ साथ समीर ने भी नोट की। उसने मयंक को लगभग डांटते हुए कहा कि तुम इस क्लास के सबसे बुरे स्टूडेंट हो, फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इरावती जैसी सुंदर और इंटेलिजेंट लड़की से बकवास कर रहे हो। भाई तू तो सीधे हवा में उड़ रहा है, नीचे आजा, थोड़ी शर्म कर। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तेरी ऐसी हरकतें देखकर लोग तुझे आवारा बोलते हैं। ये शब्द बोले तो भले ही समीर ने थे, लेकिन पूरी की पूरी क्लास मयंक के बारे में इस वक्त ऐसा ही सोच रही थी। पूरी क्लास में से एक अकेला कौस्तुभ ही था जो ये सारी बातें सुनकर अपनी जगह से उठा और अपने दोस्त मयंक के पास जाकर खड़ा हो गया। उसके आसपास होने से ही जैसे मयंक को बहुत ज्यादा ताकत मिल जाती थी, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी। इरावती को बड़ा गुस्सा आया कि ऐसी टुच्ची हरकतों पर भी कौस्तुभ अपने दोस्त को समझाने की जगह उसी का साथ दे रहा था। उसने गुस्से में घूर कर कौस्तुभ को देखा, लेकिन कौस्तुभ ने मुस्कुराकर फिर मयंक की तरफ देखना शुरू कर दिया। क्लास में सभी जानते थे कि समीर सिनेमा का बड़ा शौकीन था और वक्त बेवक्त किसी न किसी फिल्म का डायलॉग अपनी बातों के बीच में टिका ही देता था। मयंक को चुप देखकर वो बोला, अबे डर गया क्या? तूने सुना नहीं क्या कि जो डर गया वो मर गया? मयंक एकदम शांत दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि समीर के उकसाने वाले शब्दों का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। पिछले 2 साल में उसने अपने लिए इतने ज्यादा इंसल्टिंग शब्द सुन लिए थे कि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये सब तो बहुत सामान्य बातें थीं। लोगों के लिए खुद को बेहतर दिखाने के लिए दूसरों की बेइज्जती करना सबसे आसान चीज होती है, और वो भी खासतौर से तब जब आसपास कोई सुंदर व्यक्ति मौजूद हो जिसे आप इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। आखिरकार मयंक ने समीर से पूछा कि क्या वो डॉक्टर था कि उसके दिमाग का एक्सरे करके उसे बेवकूफ, बेशर्म, फिसड्डी और न जाने क्या क्या घोषित किया जा रहा था। समीर ने हंसते हुए कहा कि इसके लिए किसी एक्सरे या एमआरआई की जरूरत नहीं थी। मयंक का रिपोर्ट कार्ड और उसकी पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस देखकर कोई भी आम इंसान ये बात कह सकता था। समीर ने मयंक की आंखों में देखते हुए कहा कि तू चाहे जो कर ले भाई, एग्जाम तो तेरे से पास ना होना इस बार। जिस तरह से समीर मयंक को घूर रहा था, साफ पता चल रहा था कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। आखिरकार मयंक ने उससे कहा कि तुम्हें इतनी ही जानकारी है ना सब चीजों के बारे में, तो जरा बताओ कि कलरिया पायट्टू कितने तरीके का होता है। मयंक का सवाल सुनकर समीर के चेहरे पर हंसी आ गई। उसे लगा नहीं था कि इतना आसान सवाल पूछकर मयंक उसकी बुद्धि को चेक करना चाहेगा। उसने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा कि मार्शल आर्ट्स का कोई भी स्टूडेंट ये बात बता सकता है कि कलरिया पायट्टू 2 तरीके का होता है, एक वडक्कन और एक थेक्कन। वडक्कन यानी कि उत्तरी और थेक्कन यानी कि दक्षिणी। लेकिन केरल के ही उत्तर और दक्षिण भाग रही है, तू कहीं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में मत पहुंच जाना भाई। समीर के इतना कहते ही क्लास ने ठहाका लगा दिया, क्योंकि सभी को लगा कि मयंक ऐसी बेवकूफी कर सकता था कि एक स्टेट के 2 हिस्सों की जगह गलतफहमी में वो देश के 2 भागों को समझ ले। मयंक ने समीर का मजाक उड़ाते हुए कहा, अबे साले, ये तो सब जानते हैं कि वडक्कन ओरिजिनल कलरिया पायट्टू और थेक्कन उसी का परिष्कृत रूप है, जो बाद में दूसरी रियासतों से होने वाले हमलों से बचाव के लिए डेवलप किया गया। यह ज्यादा आक्रामक होता है। समीर का चेहरा उतर गया और उसके चेहरे पर उदासी आ गई। पूरी क्लास भी सोचने लगी कि समीर ने जवाब तो सही दिया था, लेकिन उसके बावजूद मयंक कितना बदतमीज था कि फिर भी उसका मजाक उड़ाने से बाज नहीं आ रहा था। समीर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि तूने मुझसे जो पूछा था उस बात का जवाब मैंने दे दिया। ये तो हम सभी जानते हैं कि कलरी पायट्टू सबसे पुराना मार्शल आर्ट है, तो इतनी पुरानी कला में समय के साथ साथ नई चीजें जुड़ती जाएंगी, ये तो किसी के भी समझने की बात है। इसमें तूने कुछ खास क्या जोड़ दिया? तूने जो पूछा था मैंने उसी का जवाब दिया था। कुछ और देर तक दोनों की बहस अलग अलग बिंदुओं पर चलती रही और पूरी क्लास सुन रही थी। आखिर में वाक युद्ध में हारने से बचने के लिए समीर ने मयंक से कहा कि उसने अब तक जो कागजों में या किताबों में पढ़ा था वो उसी बात को दोहराए जा रहा था।
लेकिन प्रैक्टिकली तो उसने कभी किसी स्पर्धा में कुछ करके दिखाया ही नहीं था। इसलिए क्लासरूम में बकवास करने से अच्छा था मैदान पर उतरकर कुछ करके क्यों नहीं दिखाना, बजाय इसके कि बोल बोल कर बस ज्ञान देते रहो। हालांकि मयंक ने कुछ बातें ऐसी कही थी जो लॉजिकल थीं और क्लास में से कुछ स्टूडेंट्स ना चाहते हुए भी उसकी बातों के साथ सहमत थे। लेकिन समीर की बात भी ठीक थी कि सिर्फ किताबी ज्ञान के आधार पर तो कोई फिसड्डी बच्चा क्लास के सबसे इंटेलिजेंट बच्चे से बहस करे, ये ठीक नहीं था। दोनों के बीच की बहस मार्शल आर्ट से होती हुई आज्ञा चक्र और मूलाधार चक्र के बीच के सभी चक्रों को कवर करती हुई किताबों और आध्यात्म तक पहुंच गई। लेकिन बात का कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा था। समीर निसंदेह एक बहुत ही शानदार स्टूडेंट था और उसकी जानकारी में कहीं कोई कमी नहीं थी। लेकिन मयंक न जाने कहां से कैसे कैसे लॉजिक निकाल कर ला रहा था, जिन्हें काट पाना समीर के लिए भी मुश्किल हो रहा था। अचानक समीर ने ब्लैक होल और क्वांटम फिजिक्स के कुछ बिंदु समझाने शुरू किए, जिनका कोई जवाब मयंक को नहीं मिला। तो उसने अपनी जगह से खड़े होकर चिल्लाकर समीर को बेवकूफ कहा और पीठ फेर कर वहां से चलता बना। समीर भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसके पीछे उसे ललकार कर बोला, अबे साले, बात का जवाब तो देकर जा। अभी तक तो बड़ा हीरो बन रहा था, अब बात का जवाब नहीं मिल रहा है तो चुपचाप पीठ दिखाकर निकल लिया। पूरी क्लास दम साधे देख रही थी। उन्हें लगा कि इस बात पर जरूर दोनों लड़कों की हाथापाई हो जाएगी, लेकिन मयंक पलटा नहीं। वो अपनी जगह पर खड़ा रहा और पूरी क्लास ने देखा कि अचानक उसके शरीर के आसपास एक प्रकाश दिखने लगा। ये रोशनी उसकी त्वचा से ऊपर उठती हुई धीरे धीरे उसके शरीर के चारों तरफ इकट्ठी हो गई और फिर इस सतरंगी प्रकाश की किरणें मयंक के सिर की तरफ जाने लगीं। और फिर उसके सिर के पीछे एक बड़ा सा प्रभा मंडल बन गया, जहां पूरी क्लास हैरानी से मुंह खोले मयंक को देख रही थी। वहीं समीर को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। नालंदा के किसी भी स्टूडेंट्स की बॉडी से किसी भी तरह के प्रकाश के निकलने का मतलब साफ था कि वो अपनी चक्रों की यात्रा में आगे बढ़ रहा था। तभी कौस्तुभ ने मयंक को इशारा किया और वो दोनों क्लास से बाहर निकल गए। कुछ देर तक सभी लोग उन्हें जाते हुए देखते रहे और जब यकीन हो गया कि वो दूर जा चुके हैं तो क्लास में कानाफूसी होने लगी। सभी स्टूडेंट्स खुसुर फुसुर कर रहे थे कि 2 साल से ये मूलाधार चक्र पर ही अटका हुआ है, लगता नहीं है कि ये उससे आगे निकल पाएगा। और अब ये अपने शरीर से अजीब सी रोशनी निकालकर न जाने क्या जादू कर रहा था। हालांकि अय्यारी और जादू भी नालंदा के स्टूडेंट्स को सिखाया जाता था, लेकिन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट इसमें इतने अच्छे नहीं होते थे कि ऐसा कमाल कर सकें जो इस समय मयंक कर रहा था। मन ही मन सभी स्टूडेंट्स के दिल में उसके लिए गुस्सा था, क्योंकि एक तो आज उसने मिस लोपमुद्रा से इतनी बदतमीजी की थी, उसके बाद पूरी क्लास के सामने बेचारी इरावती की बेइज्जती कर डाली थी, और उसके बाद अब वो समीर से बिना बात के बहस करे जा रहा था। और तो और जब उसे समीर की बातों का जवाब नहीं मिला तो पीठ दिखाकर अपने शरीर से ये अजीब सी रोशनियां निकाल रहा था। सब सोच रहे थे कि बदतमीज और बेशर्म मयंक में आखिर इतना अहंकारी होने का साहस कैसे है। इसके बाद स्टूडेंट्स ने समीर को दिलासा दिया कि उसे मयंक की गीदड़ भभकियों से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी। वो बेस्ट था और एग्जाम्स में फिर से वो मयंक को धूल चटा देगा। समीर का आत्मविश्वास जो थोड़ा सा डगमगाने लगा